कृपाशंकर जब मरा, 2 पुत्र, छोटा सा घर और थोड़ी सी जमीन छोड़कर मरा। 13वीं के दिन दोनों भाई क्रियाक्रम समाप्त करके सिर मुंडाकर आए तो आने के साथ ही बंटवारे का प्रश्न छिड़ गया और इस समस्या के समाधान के लिए इतने जोरों से लाठियां चली कि दोनों भाइयों के मुंडित सिर फूट गए। दोनों भाइयों ने इस प्रकार एक दूसरे का सिर फोड़कर अपना अपना अपमान मान लिया। बड़े भाई रमन की धारणा थी कि छोटे भाई ने सिर फोड़कर मेरा भारी अपमान किया है। छोटे भाई अमीन की भी यही शिकायत थी कि बड़के भैया ने बड़ी मजबूत लाठी से मेरा अपमान किया है। दोनों ने प्रतिज्ञा की कि इस अपमान का बदला नहीं लिया तो मेरा नाम नहीं, किंतु अपमान के प्रतिशोध के लिए मुकदमा लड़ने को किसी के पास पैसे नहीं थे, केवल लाठियों का भरोसा था। लेकिन इसका मौका नहीं था, दोनों ही सतर्क रहते थे। खैर, किसी प्रकार दोनों भाई अपने उसी घर में एक मयान में 2 तलवार की तरह रहने लगे। दोनों का क्रोध अपने घर पर ही उतरता था। रमन को जरूरत हुई तो छोटे भाई के लगाए हुए सेम और करेले की लताओं को तहस नहस कर कर अपनी गौशाला बना दी। इधर अमन ने आवश्यक समझते ही बड़े भाई के भंडार घर को तोड़कर दरवाजे के साथ मिला दिया। घर तोड़ने की खबर सुनते ही रमन अपने भाई का सिर तोड़ने के लिए तैयार हो गए, किंतु गांव वालों ने बीच बचाव करके झगड़ा शांत कर दिया। यह लड़ाई केवल पुरुषों तक नहीं थी, यह बात नहीं है, स्त्रियों में भी ऐसा घमासान वाग्य युद्ध होता था जिसका ठिकाना नहीं। हाथ चमकाकर, माथा मटकाकर, नथ हिलाकर ऐसी ऐसी गालियों की बौछार की जाती थी जिसका अमृत रस लूटने के लिए गांव की सारी महिलाएं एकत्र हो जाती थीं। शिल्पी को आदमी का मांस खाना अभिष्ट नहीं था, फिर भी बड़ी तेजी से निनाद करके राधा को धमकी देती थी, तेरा भतार खा जाऊंगी। शिल्पी भला अपनी चीज कैसे दे सकती थी? चट से कहती, मेरा भतार क्यों खाएगी? तेरा मुस्टंडा तो अभी जीता ही है, उसी को चबा। इसी प्रकार दोनों देवरानी जेठानी गाली देकर लड़ती रहती। यह लड़ाई झगड़ा गाली गलौज 1-2 दिन रहता तब तो ठीक, यहाँ तो महीनों की लंबी डक मारता हुआ साल चला गया। घर और बाहर सभी इस झगड़े से ऊब उठे। गांव वालों ने कहा, भाई तुम लोग आपस में क्यों इतना लड़ते झगड़ते रहते हो? अपनी अपनी चीज बराबर बांट लो। बस झगड़ा खत्म हो गया। दोनों ने सकार लिया, बात ठीक है। आखिर एक दिन गांव वालों की पंचायत जमा हुई। सब कुछ देखभाल कर दुखहरण पांडे ने तंबाकू फाँकते हुए फैसला सुना दिया और तब आंगन के बीच में दीवार खींच दी गई। घर की कोठरियों को गिन गिन कर अलग किया गया। हल, बैल, खेती बाड़ी सब कुछ अलग अलग हो गए। अब कोई भाई किसी से बोलना भी पसंद नहीं करता था, एक दूसरे को देखते ही घृणा से मुंह फेर लेता था। उपरयुक्त घटना को 2 वर्ष बीत गए। बिल्ली की तरह घर घर घूमने वाली रमिया काकी एक दिन रमन के घर में जाकर बोली, मुंह मीठा कराओ तो एक बात कहूं। राधा ने उत्सुकता से पूछा, कौन बात है काकी, कहो ना। तुम्हारा भतीजा होने वाला है। राधा का चेहरा घृणा से सिकुड़ गया, क्रोध से जल उठी, मुंह बिचका कर बोली, आए नोट चूल्हे भंसार में पड़े भतीजा और देवी मैया के खप्पर में जाए हमारे देवर देवरानी। इनको बेटा हो बेटी हो इससे हमको क्या, और नहीं हो इससे क्या। अगर इन लोगों का बस चले तो हम लोगों को न जाने कब फांसी पर लटका दे। ये लोग जैसे अपने हैं उससे गैर ही कहीं अच्छे। इस प्रकार राधा ने भली भांति साबित कर दिया कि इससे मुझे तनिक भी खुशी नहीं, और यह बात बड़े विस्तार पूर्वक शिल्पी के निकट पहुंची। राधा जलती है, यह सुनते ही उसे एक ईर्ष्यामय आनंद हुआ। बोली, अभी से उस कलमुही के कपार में आग लग गई, तब तो लड़का होने से वह छाती फाड़ कर मर जाएगी। रमन घर में आया तो उसे भी यही समाचार सुनना पड़ा। सुनकर उसे हर्ष नहीं हुआ, घृणा से जी छोटा हो गया। अपने भाई भौजाई होकर भी ये लोग कितने नीच हैं। बोला, वे लोग तो जन्म के जलंत, उनकी बात को लेकर कहाँ तक
क्या किया जाए। उन दिनों रमिया काकी प्रतिदिन एक नई सनसनीदार घटना की खबर लेकर शिल्पी के निकट उपस्थित होती थी। आज राधा देवी मैया के मंदिर में धरना देने गई है कि तुम्हारे पेट का लड़का नष्ट हो जाए। आज एक ओझा बुलाया गया है, बड़ा नामी ओझा है, उसके मंत्र का मारा हुआ पानी भी नहीं पीता। भगवान जाने क्या होगा। रोज इसी प्रकार की नई घटनाओं का उल्लेख करके वह शिल्पी से कुछ न कुछ जोग ठोट के लिए झटक ही लेती थी। किसी प्रकार इन दिन गुजरता गया। आज शिल्पी को लड़का होने वाला है, उसकी वर्षों की मुराद पूरी होगी, खाली गोद भर जाएगी। अमन के मित्र भी चहक रहे थे, भाई भर पेट खिलाना पड़ेगा। यहाँ 2.25 सेर से छटाक भर भी कम नहीं खाते। अमन प्रसन्नता पुलकित होकर उत्तर देता, अरे इतना खिलाऊंगा कि खाते खाते पेट फट जाएगा। भीतर गांव की बड़ी बूढ़ी स्त्रियां बच्चे की सेवा कर रही थी। अन्य महिलाएं स्वयं सेविकाओं की तरह दूसरे दूसरे काम में व्यस्त थी, किंतु न रमन का पता था और न राधा का। बाहर एक आदमी ने अमन से कहा, इस समय तुम्हें सब बैर भूलकर अपने भाई को बुलाना चाहिए था। तो अमन ने उत्तर दिया, बुलाया भाई, 50 दफे आदमी भेजा, खुद गया, जब आते ही नहीं तो क्या करूं। भीतर की औरतें आपस में कह रही थी, ऐसे समय में आदमी सब लाग डांट भूल जाते हैं। भाई भौजाई होकर भी वे लोग नहीं आए। इस समय भी शिल्पी कहने से न चुकी, चूल्हे में जाए वे लोग, नहीं आए यही अच्छा हुआ। उस समय राधा अपने घर में चिंता से चूर बैठी थी। ईर्ष्या से उसका कलेजा जल रहा था। बार बार भगवान को दोष दे रही थी, उसे क्यों लड़का हो रहा है, मुझे क्यों नहीं हुआ। रमन को तो ऐसा मालूम होता था जैसे उसका सब कुछ लूट गया। अगर कहीं लड़का हुआ तो मेरे घर द्वार का मालिक वही होगा। आज तक उसने कभी अपने निसंतान होने के विषय में नहीं सोचा था, किंतु अब यही बात तीर की तरह उसके हृदय को बार बार बेध रही थी। गाल पर हाथ रखे वह इन्हीं ईर्ष्यामय विचारों में मग्न था। पड़ोस का शोर उसे ऐसा मालूम होता था जैसे यह सब आयोजन उसी को चिढ़ाने के लिए किया गया है। इसी समय मालूम हुआ कि अमन के यहाँ लड़की पैदा हुई है। रमन ने एक लंबी सांस खींचकर कहा, यह अच्छा हुआ, लड़की हुई। समय पंछी उड़ता हुआ 6 वर्षों का पथ और भी पार कर गया। अमन की लड़की इच्छा अपने द्वार पर बैठी हुई धूल के घरौंदे बनाती और बिगाड़ती नजर आती थी। उसे देखकर रमन को क्रोध नहीं आता था, एक प्रकार का ममता जागृत हो उठता था। जी में आता था उस धूली धूसरित बालिका को गोद में उठाकर चूम ले। वह दूर से बैठकर उसकी बाल क्रीड़ा को देखता था और फूला ना समाता था। इच्छा को गोद में लेने की बलवती इच्छा को वह कैसे दबाता था, यह उसके सिवा और किसी को नहीं मालूम। एक दिन रमन खिलौना खरीदने वाला था इच्छा के लिए। फिर सोचने लगा, मैं क्यों खिलौना खरीद रहा हूँ उसके लिए जो मेरे दुश्मन की लड़की है। मगर अब क्या करता, दाम पूछ चुका था। अगर वहां से यूं ही चल देता तो बड़ी हैटी होती। टाल देने के लिए बोला, 3 आने में देते हो तो दो, अगर लेना ही है तो 4 आने से कौड़ी कम नहीं लूँगा। अब तो सिर्फ 4 पैसों की बात पर अटक गई। अगर ले ही लूँ तो क्या होगा, मेरा दुश्मन अमन है और वो उसकी लड़की, बेचारी का क्या कसूर। जैसे वह अमन की लड़की है वैसे ही मेरी लड़की है। बेचारी को मैंने अभी कुछ नहीं दिया। लोग अपने भतीजे भतीजी को 1,00,000 2 लाख दे देते हैं। अगर मैंने एक 4 आने का खिलौना ही दे दिया तो क्या दिया। रमन जब खिलौने को खरीद कर चला तो उसके हृदय में जितना उल्लास था उतने ही झगड़े की आशंका भी थी। सांझ के समय घर पहुंचा। इच्छा उस समय अपने पिता से पाई हुई सीटी बजा बजा कर खुश हो रही थी। इसी समय रमन जाकर उसके सामने खड़ा हो गया। खिलौना हाथ पर रख कर कहा, देख बेटी, ये खिलौना तेरे लिए लाया हूँ, पसंद है। इच्छा खुशी से नाच उठी।
बोली, हाँ चाचा, खूब पसंद है। अब की मेले में जाओगी तो मेरे लिए एक हाथी, एक खरगोश और एक कछुआ लेती आओगी? अच्छा, लेते आऊँगा, कहकर रमन ने उसे गोद में उठाकर चूम लिया। इच्छा बोली, तुम बड़े अच्छे आदमी हो चाचा, तुम मेरे लिए मेले से खिलौने ला देते हो, गोद में लेकर दुलार करते हो। रमन ने स्नेह से पूछा, और तेरा बाप दुलार नहीं करता? इच्छा सिर हिलाते हुए बोली, नहीं, वह दुलार नहीं करता, वो तो मुझे गोद में भी नहीं लेता। एक दिन रमन गोद में इच्छा को लिए घर के भीतर गया तो राधा बोली, तुम्हारे रंग ढंग मुझे अच्छे नहीं लगते, पराई बेटी के पीछे काम धंधा छोड़कर दिन रात पागल बने फिरते हो। अगर अपनी बेटी होती तो क्या करती? कल खेत पर भी नहीं गए, सारा दिन बांस की गाड़ी बनाने में बिता दिया। रमन ने हंसकर कहा, पराई बेटी कैसी हुई? क्यों इच्छा, तू दूसरे की बेटी है? इच्छा ने सिर हिलाकर कहा, नहीं। तब किसकी बेटी है? इच्छा उसके गले में अपनी दोनों बाहें डालकर बोली, तुम्हारी। रमन मुस्कुराता हुआ गर्व से अपनी पत्नी की ओर देखकर बोला, देखती हो? राधा ने कहा, सब देखती हूँ, लेकिन अगर कुछ हो गया तो यही समझ लो कि तुम्हारे सिर का बाल भी नहीं बचेगा। जो कुछ असर कसर बाकी है वह भी पूरी हो जाएगी। रमन ने इच्छा को चूमकर कहा, मेरी बेटी को क्यों कुछ होगा? जो कुछ होना होगा सो उसके दुश्मन को होगा। क्यों बेटी? राधा ने मुंह फुलाकर कहा, एक दफे कपार फुटवा ही चुके हो, अब की मालूम होता है मूछें उखड़वाओगे। रमन के दिल में कुछ चोट लगी। उसने सिर उठाकर कहा, तुम तो इच्छा को फूटी आंखों भी नहीं देख सकती। यह मेरी गोद में नहीं आए जब तुम्हारा कलेजा ठंडा रहेगा। राधा गुस्से में बोली, कौन कहता है कि इच्छा मुझे फूटी आंखों नहीं सुहाती? बोलते कुछ लाज भी लगती है कि नहीं? लड़के बच्चे भी किसी के दुश्मन होते हैं। इच्छा को देखती हूँ तो गोद में लेने के लिए तरस कर रह जाती हूँ, मगर करूँ तो क्या? इसके माँ बाप ऐसे हैं जिनसे दुश्मन भी भला। इसी समय इच्छा अपने चाचा की गर्दन झकझोर बोली, चाचा चलो गाड़ी पर चढ़ाकर टहला दो। चल, कहता हुआ रमन उसे लिए हुए घर से बाहर चला गया। उस दिन इच्छा गाड़ी पर चढ़कर खूब घूमी, लेकिन जब उसकी छोटी सी गाड़ी समस्त गांव की परिक्रमा करके लौटी तो उसे कुछ ज्वर सा हो गया था। रमन ने देखा कि उसका शरीर कुछ गर्म है। बोला, घर चली जाओ बेटी, शायद तुम्हें बुखार आएगा। इच्छा जिद करने लगी, नहीं चाचा, थोड़ा और घुमा दो, थोड़ा सा, फिर घर ही चल जाऊंगी। नहीं नहीं, अब घर जाओ। इच्छा मलिन मन गाड़ी से उतरकर घर चली गई। उस दिन वह बहुत उदास हो गई थी। चाचा यदि थोड़ा और घुमा देते तो क्या होता? दूसरे दिन रमन दिन भर इच्छा को नहीं देख सका। मालूम हुआ कि उसे ज्वर हो गया है। रमन दिन भर बहुत उदास रहा, खेत पर भी नहीं जा सका। बैल भूखे थे, उन्हें सानी देने की भी याद नहीं रही। मालूम होता था जैसे वह निर्वासित कर दिया गया है। इच्छा के बिना उसे अपना जीवन सुनसान और भयावना प्रतीत होता था। वह जहाँ बैठा था दिन भर वहीं बैठा रह गया। रात हुई तो राधा आकर बोली, आज खाओगे नहीं क्या? ना, आज भूख नहीं है। तुम तो मुफ्त में अपनी जान गंवा रहे हो। जिन लोगों के लिए प्राण हत रहे हो उन्हें तो तुम्हारी परवाह नहीं है। यह किसी से नहीं हुआ कि तनिक बुलाकर दिखला देते। हाय रे बच्ची, कल की भली चंगी थी, आज न जाने कैसे क्या हो गया। मेरा तो जी चाहता है कि जाकर एक बार देख आती। रमन प्रसन्न होकर बोला, चली जाओ ना, देखती। राधा ने कहा, जाती तो, लेकिन महारानी जी से डर लगता है कि कहीं डायन कह के बदनाम ना कर दे। और तुम्हारा सपूत भाई भी कम नहीं है ना। मैं नहीं जाऊंगी, तुम ही जाओ। तुम्हारे जाने से लोग बुरा मानेंगे तो क्या मेरे जाने से भला मानेंगे? तो जाने दो, मगर चलो खा लो। ऐसे कब तक रहोगे? जब तक मन करेगा। भगवान लोगों को दुख देते हैं तो क्या सभी खाना छोड़ देते हैं? दुनिया का काम तो सभी को करना ही पड़ता है। खाऊंगा तो जरूर, लेकिन अभी भूख नहीं है। राधा निराश होकर चली गई। रमन वहां बैठा बैठा क्या सोच रहा था यह वही जाने। लेकिन जब रात भीग गई, 10 से ऊपर हो गए
और रात्रि के सन्नाटे में कुत्तों का भौंकना जारी हो गया, तब रमन भाई के द्वार पर जाकर खड़ा हो गया। दीवार से कान लगाकर बहुत देर तक इच्छा की बोली सुनने की चेष्टा की, किंतु निष्फल ही रहा। अंत में निराश होकर घर लौट आया और चुपचाप सो गया। इच्छा 3-4 दिनों तक तो बुखार में डूबी रही। 5वें दिन टाइफस ज्वर हो गया। बचने की आशा जाती रही। रमन यह सब सुनता था और मन ही मन हाय करके रह जाता था। आखिर एक दिन शिल्पी की आवाज से अमन का घर गूंज उठा। रमन के हाथ पांव फूल गए। वह पागल की तरह दौड़ा हुआ अमन के आंगन में पहुंच गया। घबराया हुआ बोला, अमन, अमन क्या हुआ? अमन रोता हुआ घर से निकला। भैया, हम लूट गए भैया। इच्छा। रमन भी कातर भाव से हाहाकार करके रो उठा। हाय मेरी बच्ची। जब लोग इच्छा की लाश को उठाकर ले चले, उस समय शिल्पी भी सिर के बाल खोले पागलों की तरह रोते हुए जा रही थी। हाय रे, मेरी भली सी बच्ची को लेकर तुम लोग कहाँ जा रहे हो? लाओ, उसे मुझे दो, वह दूध पीकर चुपचाप सो जाएगी। हाय रे मेरी बच्ची। सुनो, सुनो तो। इसी समय राधा अपने घर से दौड़ती हुई निकली और शिल्पी को पकड़ लिया। उसने अपनी छाती से लगाकर बोली, ना रो बहन, ना रो। भगवान ने हम लोगों को दुख दिया है तो सहना ही पड़ेगा। उस समय तक शव ले जाने वाले की आंखों की ओट हो चुके थे।